सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में हम संविधान में चल रहे थे और संविधान की कड़ी में हम 1935 वाला खड़े हुए थे। ठीक है, आज उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम आप सभी लिखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, यहां से आज हमारी कक्षा आरंभ होगी। और आज हम एक बार पूर्व के पढ़े सभी नियमों का पुनरीक्षण भी करेंगे। ठीक है, आप सभी ने देखा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिला, उसके बाद जो सबसे पहला एक्ट आया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें 4 बातें यदि आप याद रख लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस कड़ी में बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लॉर्ड एलिजा इम्पे पहले न्यायाधीश थे और 4 सदस्य काउंसिल में जोड़े गए। ये 4 बातें वहाँ महत्वपूर्ण थी। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, इस कड़ी में 84 के बाद 93 का परिषद अधिनियम, 1813 में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट, ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार का अधिकार, चाय और चीन, इस सब को ध्यान में रखिएगा। 33 में कंपटीशन, प्रतिभा को महत्व, भारत का गवर्नर जनरल घोषित होना, विलियम बेंटिक को याद रखना, ये सब महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम 1858 में इलाहाबाद की घोषणा करते हुए आगे बढ़े थे। हमने उस कड़ी में देखा 1853 में सिविल सेवा में भारतीयों को स्थान मिला, मेरिट को वरीयता मिली। 61 को भी हमने देखा कि बजट पर वाद विवाद का अधिकार 61 में प्रदान किया गया। बजट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और 92 को देखा। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते बढ़ते मार्ले मिंटो को देख चुके हैं, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को देख चुके हैं और 1935 में आकर खड़े हैं। एक बार 1935 के पहले वाले अधिनियम के समय को यदि ज्ञात करें, 1919 जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन क्या होता है, इसकी एक काफी विस्तृत कक्षा हमने कर ली थी और आप सभी को बताया था कि द्वैध शासन का मतलब है कि 2 तरह के विषय होंगे, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर जो पावर होगा वो गवर्नर प्लस मंत्रीगणों के पास होगा, लेकिन जो रिजर्व मैटर्स हैं, आरक्षित विषय हैं, उसमें पावर होगा गवर्नर के साथ साथ उसके कार्यकारिणी परिषद को। इस कड़ी में यह भी बताया था कि आरक्षित मुद्दों पर विशेष परिस्थिति में जो सचिव हैं और जो गवर्नर जनरल हैं वो आकर भी संशोधन करवा सकते हैं, लेकिन वे हस्तांतरित में काम नहीं कर सकते। और आपात स्थिति में हस्तांतरित में संशोधन का अधिकार किसके पास रहेगा? गवर्नर और इसके परिषद के पास रहेगा, वीटो की शक्ति रहेगी। इसको हमने कल पढ़ा हुआ था, एक बार कॉपी देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1919 के बाद जो इतिहास से जोड़कर पॉलिटी को देखा जाए तो 1920 में असहयोग का काल है। इससे आप सभी अवगत हैं, हाल ही में आपने पढ़ा है। आजकल एनसीईआरटी भी कहती है कि विषयों को इंटरलिंक करके हमें देखना चाहिए। एक विषय की महत्ता दूसरे विषय में कहाँ पर है, जैसे गणित की महत्ता भौतिकी में कहाँ पर है, उसी तरह से इतिहास की महत्ता पॉलिटी में कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि 1920 असहयोग का समय रहा, घोर विरोध हुआ 1919 के एक्ट का। हम देखते हैं कि चौरी चौरा कर्ण तक देश की स्थिति जो रही वो उथल पुथल से भरी हुई और अस्थिर रही। उसके बाद हम देखते हैं स्वराज पार्टी का आ जाना। इस कड़ी में बेलग्राम अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, तीनों गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो घटनाएं बताती है कि 1919 के एक्ट में गंभीर कमियां रह गई। सरकार भारतीयों के मंशा को समझ नहीं पाई, भारतीयों के राष्ट्रवाद को समझ नहीं पाई और जल्दबाजी में 1919 भी आ गया। ब्रिटिश सरकार को लगा कि वो समय आ गया है, क्योंकि मैंने आपको 1909 में बताया था कि भले ही विधान परिषद में निर्वाचित होकर मेंबर आते थे, लेकिन सरकार ने कह दिया था कि इनको निर्वाचित कोई नहीं कहेगा,
इनको मनोनीत कहना है। ये भावना नहीं आनी चाहिए कि लोकतंत्र में चुनाव जीत कर आए हैं, अनर्थ हो जाएगा, तब शासन हटाना पड़ेगा। 1919 में सरकार ने एक स्कीम सोचा था, इस देश के एक बहुत शक्तिशाली वर्ग को यदि अपने हिस्से में मिला लिया, अपने पक्ष में मिला लिया, तो 10 वर्ष शासन को और एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन वो मंशा भी सरकार की सफल नहीं हुई। बाद में आपने देखा 1909 में सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र था मुसलमानों के लिए अलग कर दिया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस कड़ी में किसने क्या विचार दिए, के एम मुंशी ने क्या कहा, इसको भी ध्यान रखिएगा। करजन ने क्या कहा, वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो 1919 और 1935 के बीच जो आंदोलन हुए, जो घटनाएं हुई, वह साफ साबित करती है कि असंतोष भरा हुआ था और सरकार ने जो भी चीजें पास की थी 1919 में, वह धरातल पर उतरते ही असक्षम दिखने लगी। शासन व्यवस्था सरकार के हाथ से फिर से बाहर निकलने लगी। हम इस कड़ी में यह भी देखते हैं कि कहा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार था वह असंतोषजनक था, अपर्याप्त था और निराशाजनक था, यह भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही सब कुछ कारण रहे कि बाद में संयुक्त प्रवर समिति, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के माध्यम से कालांतर में एक एक्ट फिर से पास किया गया, जिसका नाम रखा गया भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये वैसा ही एक्ट है जिसका 2/3 हिस्सा आज भी हम कॉपी करके चलाते हैं। हमारा संविधान हूबहू उसी के आधार पर चलता है। और खास करके देश के पास आज जो शासन पद्धति है, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, जो हायरार्की वाला सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, कहीं ना कहीं वह ब्रिटिश सिस्टम से ही क्या है, ओतप्रोत है, उसी के लीक पर चल पड़ा है। आप एक आध पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं, लिख दीजिए, शॉर्ट में लिखिएगा आज थोड़ा, क्योंकि कल मैंने काफी विस्तार से पढ़ाया था और टॉपिक बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन वहां समझना भी बहुत जरूरी था। आज का टॉपिक संक्षेप में होगा। लिखिए 1919 के 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कांग्रेस ने असंतोषजनक अपर्याप्त और निराशाजनक कहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1919 के विरोध में 1919 के एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई एवं साइमन कमीशन तीनों गोलमेज सम्मेलन तथा पूना पैक्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि एक नए संशोधित अधिनियम की तीव्र आवश्यकता है। एक नए संशोधित अधिनियम की तीव्र आवश्यकता है। मैं दोबारा कह देता हूं, 1921 लिख लिया होगा आपने, उसके बाद लिख दीजिए साइमन कमीशन, तीनों गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। पैक्ट।
आप लोग टाइम पर आ जाइए, आज मैं देख ही नहीं पाया, लाइन पर कुछ लोग बने हुए थे। चलिए, तो इन तीनों ने क्या किया, ये साबित कर दिया कि अब एक नए संशोधित अधिनियम की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप श्वेत पत्र के रूप में 1935 का अधिनियम पारित किया गया। 1935 का अधिनियम पारित किया गया, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। निम्नलिखित विशेषताएं थी। एक बात सभी अभ्यर्थी ध्यान में रखेंगे कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये भारत के संविधान बनने से पूर्व के संविधान है, जो ब्रिटिश सरकार ने प्रयोग के तौर पर जमीन पर लाया था। अब 1935 के बाद जो पढ़ेंगे 46 से, वहां से कैबिनेट मिशन के माध्यम से आज के संविधान की शुरुआत होगी जो हम पढ़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश का जो संविधान है, ये संविधान कहीं ना कहीं भारत को दिशा देने की शक्ति रखता था, और उसी प्रकाश में, उसी आलोक में, उसी डायरेक्शन में, उसी को आधार मानकर बाद में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के कम समय में, शॉर्ट पीरियड में हमने संविधान जल्दी से बना लिया। क्योंकि हमारे पास इतनी चुनौती थी कि एक तो मुस्लिम लीग अलग होने के कगार पर था, ऊपर से भाषाई समस्या, जो हम संविधान पढ़ते समय देखेंगे कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य किस प्रकार भाषा के आधार पर अलग होना चाहते थे, रामालू का क्या योगदान था, भर आयोग क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि प्रेशर क्या था उस समय। एक बड़ा प्रेशर यह था कि देशी रियासत मिलना ही नहीं चाहते थे। आपको ध्यान होगा, प्रांतों में द्वैध शासन जो लगाया गया, वो 1935 में जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रांतों का द्वैध शासन हटाकर प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्त करने के पीछे एक लॉन्ग टाइम का तर्क ये भी था, ये स्वायत्त प्रांत आगे चलकर एक ना हो सके। हर प्रांत का एक राजा हुआ करता था, हर राजा के पास 1000, 2000, 5000 सेना थी। जो सबसे छोटा, जैसे दरभंगा महाराज, आप लोकल में एक उदाहरण ले सकते हैं, उनके पास भी सेना थी। कोई भी राजा स्वेच्छा से कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ठीक है, हथियार डालना एक मुहावरा है, जिसका मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण करना। तो कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि हम आत्मसमर्पण करें जब तक कि कोई विशेष दबाव न बनाई जाए। तो सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व, नेहरू जैसे वैदेशिक नीति के जानकार, और उस समय के कुछ भावी लोग जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके थे, उनका प्रयास ना होता, संविधान सभा का प्रयास ना होता, तो इस मंशा से तो देश का बंटना निश्चित था। 565 के आसपास रियासतें थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हम मूल बातों में आते हैं, इसकी क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली विशेषता इसकी यह थी कि यह बहुत लंबा और विस्तृत संविधान था। इसमें 321 धारा और 10 अनुसूची थी। आपको ध्यान होगा कि जब संविधान बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। ठीक है, 22 भाग और 8 अनुसूची। ध्यान रखिएगा। तो यहां जो 321 है, इस 321 का हमने 2/3 ले लिया था, वो डायरेक्ट कॉपी करके। शेष जो था, जो हमें ठीक लगा लिया, जो हमें ठीक नहीं लगा वो हमने नहीं लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, मुख्य बातों में आते हैं। लिखिए विशेषताओं में पहला पॉइंट लिखिए, इसमें कुल 21 धारा एवं 10 अनुसूची थी। इसमें कुल 21 धारा एवं 10 अनुसूची थी। 321 धारा एवं 10 अनुसूची थी। सुधार कर देंगे, 321, 10 अनुसूची थी। ठीक है, इतना याद रहेगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाएगा। आगे लिखिए, यह अभी तक का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान था।
नेक्स्ट पॉइंट अब समझने के लायक है कि इस अधिनियम के 3 मुख्य भाग थे 1935 के। इसको समझ लेते हैं पहले। सबसे जो पहला पार्ट था इसका वो था अखिल भारतीय संघ। सबसे पहली बात थी इसकी, जो आज का भारतीय स्वरूप है, अखिल भारतीय संघ। इसकी दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी संघीय व्यवस्था, जो आपने पढ़ा भी था कि क्या होता है, फेडरल सिस्टम। और इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों को स्वायत्तता। प्रांतों को स्वायत्तता, ध्यान रखिएगा। पहला बहुत अच्छा कदम था, दूसरा भी ठीक था, तीसरा क्या था, भविष्य में स्कोप खोजने वाला था कि प्रांतों को फिलहाल स्वायत्त कर देते हैं। हर प्रांत के अपने अपने हिसाब से कुछ नियम कायदे फिर बनने लगे थे यहां पर, और यह एक तरह से फूट डालो की दिशा में एक छोटा सा प्रयास था। लेकिन प्रांतों को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हर प्रांत का राजा था और वह चाहता था, वह राजा, कि मेरे प्रांत में मेरी बनाए हुए नियम चलें, जो मैं बनाऊं, किसी का हस्तक्षेप ना हो और मैं संप्रभु रहूं। ये सबके मन में चल रहा था अभी तक, जो बाद में दिखा भी। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई एवं प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिख दीजिए। लिखिए, केंद्रों का द्वैध शासन वैसा ही था, केंद्र का द्वैध शासन वैसा ही था, केंद्र का द्वैध शासन वैसा ही था जैसा 1919 के एक्ट में प्रांत का द्वैध शासन था। प्रांत का द्वैध शासन था। प्रांत का द्वैध शासन था। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक चीज और समझ लीजिए। 1935 का जो अधिनियम लागू हुआ, मैंने बना, वह पूर्ण रूपेण 1937 में लागू हुआ था। इसको नहीं भूलिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग मंचों पर, अलग अलग परीक्षाओं में। 2 साल लगा इसे लागू होने में। 1937 में जब यह लागू हुआ तो प्रांतों को मिल गई स्वायत्तता, लेकिन यह स्वायत्तता टिक न सकी। 2 साल के अंदर में बहुत सारे व्यवधान आ गए। इसको ध्यान रखिएगा। लिखिए, 1935 का एक्ट 1937 में लागू हुआ। 1937 में लागू हुआ एवं 1937 में प्रांतों को स्वायत्तता मिली। प्रांतों को स्वायत्तता मिली, लेकिन 1939 में इसकी समाप्ति हो गई। 1939 में इसकी समाप्ति हो गई। समाप्ति हो गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए। पहली बार अखिल भारतीय संघ की नींव पड़ी
पहली बार अखिल भारतीय संघ की नींव पड़ी, जिसमें जिसमें ब्रिटिश राज्य तथा देसी रियासत जिसमें ब्रिटिश राज्य तथा देसी रियासत को एक इकाई माना गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो अखिल भारतीय का कंसेप्ट आया, इसका घोर विरोध हुआ। जैसे कि मैंने आपसे अभी भी कहा, अखिल भारतीय का वही मतलब है जो फेडरल का मतलब है, वही फेडरल जो हम अमेरिका में देखते आए हैं। कक्षा के पहले दिन ही इसकी चर्चा हमने की थी। दिक्कत ये थी कि जब अखिल भारतीय संघ की बात की गई तो इसका मतलब था कि कोई भी रियासत अपनी इच्छा से भारतीय संघ से बाहर नहीं हो सकता है। और अखिल भारतीय का दूसरा ये भी मतलब है कि केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी। ये दोनों बातें किसी भी राजा को डाइजेस्ट नहीं हुई। लगभग राजाओं ने विरोध कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं होगा, हमारा अपना साम्राज्य है, आजादी का मतलब है कि हम अलग अलग आजाद होंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। उनका ये तर्क था। उनका तर्क था कि भारत यदि आजाद होता है तो देश आजाद हो गया, यानी हम अलग अलग आजाद हो गए। और हम कैसे रहेंगे? हम रहेंगे उस तरह से जैसे पहले अमेरिका में था, परिसंघात्मक। परिसंघात्मक के बारे में मैं चाहूंगा एक बार मुझे विष्णु जी बताएं कि परिसंघात्मक क्या होता है। आदित्य जी आप बताइए, परिसंघात्मक क्या होता है? राघव कुमार आप बताइए, परिसंघात्मक क्या होता है? थोड़ा सा इसको विस्तार में बताइए। अलग हो सकता है, वेरी गुड। वही सिद्धांत जो अमेरिका में शुरू में था। इसमें यह होता है कि कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से संघ से अलग हो सकता है, यानी राज्य अविनाशी है और केंद्र विनाशी है। तो यही सिस्टम लोग चाह रहे थे भारत में। जो जिस प्रांत के राजा थे, जाहिर सी बात है कि पुश्तैनी राजा हैं। अब कोई सब दिन राजा रहा, लंबे समय तक राजा रहा, वो अपना सिंहासन छोड़ नहीं सकता है। उस व्यक्ति का एक अलग लेवल है। अब वो व्यक्ति सामान्य जीवन जी नहीं सकता है, संभव नहीं होता है आमतौर पर। इस चीज को पचाना भी क्या होता है, बड़ा कठिन होता है कि कल तक मैं राजा था, अब मैं एक पेंशनर बन के रह जाऊंगा। तो सबने विरोध कर दिया। इस पॉइंट को जरूर लिख दीजिए, लिखिए, यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। यह प्रावधान लागू नहीं हो सका, लागू नहीं हो सका क्योंकि देसी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। क्योंकि देसी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। यहीं से चुनौती शुरू हो गई थी और यहीं से वल्लभ भाई पटेल ने जो रास्ता अपनाया था आगे चलकर, उसी के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। एकीकरण के लिए बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये सब ध्यान में रख लेंगे। लिखिए, अतः भारत परिषद को भंग कर दिया गया। अतः भारत परिषद को भंग कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले कक्षा में हमने लोक सेवा आयोग के 3 प्रकार को देखा था। यूपीएससी, उसके बाद स्टेट पीएससी और जेपीएससी, ज्वाइंट पीएससी। इन तीनों का गठन 1935 के एक्ट में ही हुआ था। लिख दीजिए, पहली बार यूपीएससी कामा प्रांतीय लोक सेवा आयोग, शॉर्ट में स्टेट पीएससी, एसपीएससी, प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, एक बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है फेडरल कोर्ट के बारे में, संघीय न्यायालय के विषय में। लिख देंगे,
1937 में फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। स्थापना हुई। 1935 के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई। 1935 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया 1937। एक्ट पूछेगा तो 1935 के तहत ध्यान रखेंगे। पूछेगा किस एक्ट में, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कितनी ईस्वी में? 1937 में। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार पहले भी भारत से क्या था? अलग ही था। लॉर्ड डफरिन के टाइम में उसको शामिल कर लिया गया था 1891 के आसपास। लिख दीजिए नोट में, लिखिए लॉर्ड डफरिन के समय म्यांमार को, लॉर्ड डफरिन के समय म्यांमार को भारत में शामिल कर लिया गया था 1891। शामिल कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहां कुछ ऐसे पावर्स की स्थापना की गई जो वर्तमान दौर में शासन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक थे, जैसे विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां क्या होती है? विवेकाधीन शक्तियां होती है कि जैसे पुलिस पर अपराधी फायर कर रहा हो, किससे पूछेगा वो? अच्छा है कि सीधे अपराधी को वहीं क्या करे, ढेर कर दे, इनकाउंटर कर दे। उसका पहला प्रयास करे कमर से नीचे गोली चलाने की। अपराधी का लेवल यदि बहुत ज्यादा है, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है, तो फिर उसको ढेर भी कर सकता है। ये विवेकाधीन शक्तियां हैं। विवेकाधीन शक्तियां ये है कि आपातकाल में क्या निर्णय लेना है। ठीक है, ये सब विवेकाधीन शक्तियां होती है। तो लिख दीजिए अगला पॉइंट। देखिए विवेकाधीन शक्तियां विवेकाधीन शक्तियां इंग्लिश में डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, कॉमा, डिस्क्रिशनरी पावर, कॉमा, विशिष्ट उत्तरदायित्व संबंधी शक्तियां, विशिष्ट उत्तरदायित्व संबंधी शक्तियां, पावर रिलेटेड टू स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अंग्रेजी में पावर रिलेटेड टू स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉमा, मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियां, मंत्रिमंडल के सलाह से प्रयुक्त शक्तियां, पावर्स यूज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट की स्थापना की गई। याद रहेगा, तीन पावर्स, विवेकाधीन, उत्तरदायित्व और तीसरा क्या था? मंत्रिमंडल की सलाह से। ये तीन लागू किए गए जो आज भी हूबहू चल रहे हैं। आगे चलते हैं। लिखिए विषयों को तीन भागों में बांटा गया। विषयों को तीन भागों में बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची
एवं समवर्ती सूची जो आज भी चल रहा है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। कभी आपसे विषय के बारे में पूछ सकता है कि 35 के अधिनियम में किस सूची के पास कितना विषय था? तो संघ के पास 59, राज्य के पास 54 और कॉमन के पास 36, 36। ठीक है छोटू जी, अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में है अभी वर्तमान में? किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में कह दीजिए। केंद्र नहीं हो तब संसद। ठीक है, केंद्र के हाथ में है। उस समय में अवशिष्ट शक्तियां थी गवर्नर जनरल के पास। लिख दीजिए अवशिष्ट शक्तियां। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कौन बताएंगे? श लिख देता हूं, श माने शक्ति। वेरी गुड। रेसिडुअल, पी फॉर पावर्स, लिख लीजिए बीच कहीं ब्रैकेट में। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में थी। ठीक है, अब इस काल में 1935 के एक्ट के तहत दो प्रांत भी बने थे, उड़ीसा और सिंध। लिख दीजिए उड़ीसा और सिंध, दो नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध, दो नए प्रांत बनाए गए। दो नए प्रांत बनाए गए, जबकि जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। उत्तर पश्चिम प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। वरुण, आप बताएंगे कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। विष्णु जी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? साफ हो गया। सुनील कुमार जी, सीमांत गांधी। वेरी गुड। खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। अब जितनी बातें हमने पढ़ी उससे यह प्रतीत होता है कि 1935 का एक्ट देश का ऐसा पहला एक्ट था जिसने बताया कि जो सिद्धांत हमने दिया है वह संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है। मतलब यह है कि यहां पर संविधान निरंकुश है। संविधान को कोई बीट नहीं कर सकता, उसके बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता। संविधान का राज होगा, यह तय हो गया था यहां से। जिस तरह से इन्होंने इतना बड़ा संविधान बनाया था, 321 प्लस 10, 321 अनुच्छेद, 10 शेड्यूल, अनुसूचियां, जिस प्रकार के नियम बनाए, अखिल भारतीय प्रारूप दिया, लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया, इस सब से प्रतीत हो रहा था कि वो समय आ गया है जब राजतंत्र भी खत्म हो जाएगा, साम्राज्यवाद भी खत्म हो जाएगा, केवल संविधान का शासन बचेगा। लिख दीजिए इस लाइन को। देखिए इस प्रकार 1935 के अधिनियम के द्वारा, इस प्रकार 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। प्रवृत्त, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। प्रवृत्त किया गया, प्रवृत्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट,
अब इसी कड़ी में आप ध्यान देंगे कि 1937 तक जब ये सभी सिद्धांत लागू हुए, रियासतों ने विरोध कर दिया, कहा कि हम अखिल भारत में विश्वास नहीं रखते हैं, हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां अंग्रेज भी भाग जाए और हमारा राज्य बचा भी रहे। ठीक है, तो वो इस तरह का भारत चाहते थे। इसी समय 2 साल के बाद, यानी 37 के 2 साल के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और 1939 से 45 के बीच ये चलता रहा। और इस वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा कमजोर कर दिया। सेनाएं बट गई, वह सेनाएं मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ने लगी। फलतः भारत में जो लोग आज़ादी चाहते थे उन नेताओं का वर्चस्व बढ़ गया। इसी सब का परिणाम था कि क्रिप्स प्रस्ताव, बेवेल प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन और लास्ट में कैबिनेट मिशन योजना, वह उसी स्थितियों की देन थी। और अंततः कैबिनेट मिशन ने ही आज की संविधान सभा का गठन किया, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद एक संविधान बनाकर लाया। उसके साथ एक अंतरिम मंत्रिमंडल भी काम कर रहा था, जिसको हम आगे लिखेंगे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, तो उसको भी हम आगे चलकर देखेंगे। लिख दीजिए अगला पॉइंट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्रता की ओर उन्मुख था। भारत स्वतंत्रता की ओर उन्मुख था। इस कड़ी में क्रिप्स प्रस्ताव, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हैं एक बार, इसका विस्तार आवश्यक नहीं है, इतिहास में देख लेंगे, हिस्ट्री में देख लेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कॉमा बेवेल प्रस्ताव 1945, बेवेल प्रस्ताव 1945, कॉमा शिमला समझौता, शिमला समझौता 1945, 1945 एवं कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 भारत आया। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 भारत आया। भारत आया। इन चारों को एक सीरीज में याद रखिए। कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट सीरीज की हम प्रैक्टिस अब फिर शुरू करने वाले हैं, तो उसमें देखिएगा 4 घटनाओं को मिलान करने के लिए पूछ देता है, कई बार 4 घटनाओं को क्रम में सजाने के लिए पूछ देता है। तो इस कड़ी में यह आपकी मदद कर सकता है। आगे चलेंगे। देखिए, उल्लेखनीय है कि कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य, उल्लेखनीय है कि कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट से थे। कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट से थे, ब्रिटिश कैबिनेट से थे। अतः इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। कैबिनेट मिशन पड़ा, नाम इसीलिए पड़ा कैबिनेट मिशन कि तीनों मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट से थे। मैं चाहूंगा इसमें कोई अलग अभ्यर्थी, ज्योति कुमारी आप बताइए, आप बताएंगे कि 3 सदस्य कौन से थे कैबिनेट मिशन में जो लेकर आए थे, लिखवाए थे? पैथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर, और तीसरा कौन? गलत, थोड़ा उल्टा हो गया। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, और एलेक्जेंडर, इसको याद रखिएगा। 3 लोग थे, लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर, इसको ऐसे याद रखिए।
चूंकि ये तीनों के तीनों उसी कैबिनेट के मेंबर थे और ये इस उद्देश्य से आए थे कैबिनेट मिशन लेकर कि एक तो सत्ता हस्तांतरित करना है भारतीयों को, क्योंकि पता चल गया था कि ज्यादा दिन टिक नहीं सकते हैं और यहां भी मुस्लिम लीग अलग ही बेहाल था कि एक अलग देश बनाना है, रियासतें आपस में समझौता नहीं कर पा रही थी। और इसका एक दूसरा उद्देश्य था कि भारत को एक स्थापित संविधान बनाकर देना है ताकि यह देश चल सके। लिख दीजिए इस पॉइंट को। इस योजना का उद्देश्य उद्देश्य सत्ता का हस्तांतरण एवं संविधान सभा का निर्माण कर अंतरिम सरकार का गठन करना था। ठीक है, देखिए हेडिंग में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए ये कोई मौलिक कृति नहीं थी, बल्कि जो माउंटबेटन योजना अथवा जून योजना आप सभी ने पढ़ा है, याद है कि नहीं? सबको याद होगा। तो यह जून योजना को ही बढ़ावा देने की एक चाल थी। उसी योजना को इंप्लीमेंट कर दिया ग्राउंड लेवल पर आकर, उसी का नाम बदल दिया, ज्यादा इसमें कुछ संशोधन नहीं हुआ। लेकिन इस योजना में एक बात बहुत साफ साफ थी कि देश को आजादी मिलेगी, इस बात की घोषणा की गई। उसकी एक संभावित तिथि दी गई, कहा गया कि उसके पहले हम देश को किसी भी दिन आजाद कर देंगे, और ऐसा हुआ भी 15 अगस्त 1947 को। दो देशों का कंसेप्ट भी अंत में मान लिया गया था, जो आपने इतिहास में पढ़ा था विवश होकर। तो यही सब बातें इसमें उल्लेखनीय है, लिख दीजिए। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को 47 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने फरवरी की प्रसिद्ध घोषणा की और कहा कि 30 जून 1948 से पहले 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। आजाद कर दिया जाएगा, यह दावा था कि 1948 के पहले हम देश को आजाद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? देश की आंतरिक बिगड़ती हुई परिस्थितियों को देखकर समय से पहले यह डिसीजन लिया गया कि आजाद कर दिया जाए, जिसको आप जून योजना के नाम से भी जानते हैं, वही माउंटबेटन योजना। लिख दीजिए। लेकिन भारत की बदलती हुई राजनैतिक परिस्थितियों के आलोक में
अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने, अंतिम गवर्नर जनरल किस भारत के? गुलाम भारत के। इसको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय कौन बने थे? भारतीय बने थे सी राजगोपालाचारी। इसको भी ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले माउंटबेटन। इसको भी ध्यान रखिएगा। माउंटबेटन रह ही गए, लेकिन जब भारतीय का नाम पूछेगा तो राजगोपालाचारी। तो लिख दीजिए, अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने, माउंटबेटन ने मेरा आज ज्वाइन नहीं हो पा रहा है भाई, कैसे नहीं ज्वाइन हो सकता है। आगे चलते हैं। एक अभ्यर्थी ने लिखा है कि बार बार क्लिक करने पर आज ज्वाइन नहीं हो रहा है। आज कोई विशेष दिन है क्या? सर्वर बराबर ही है। हाँ, दोबारा कर... किसके कारण? अच्छा, आगे चलते हैं। क्या लिख रहे थे एक बार देखिए। अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 3 जून 1947 3 जून 1947 को, तिथियों को नहीं भूलेंगे, जब टेस्ट सीरीज आएगा तो उसमें बहुत काम देगा। 1947 को जून योजना या माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। जून योजना या माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया? इनकार कर दिया कि मान लिया? मान लिया। बहिष्कार नहीं किया, मान लिया। इस बार मान लिया, क्योंकि उसमें क्या था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत था। याद रहेगा, सबको याद रखना है। 2 राष्ट्र का सिद्धांत था उसमें। सब खुश हो गया, कांग्रेस भी खुश, मुस्लिम लीग भी प्रसन्न हो गया। लिखिए, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया। बहिष्कार किसका किया था? बहिष्कार किया था जब कहा गया था कि पाकिस्तान अलग नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का आरंभिक हिस्सा नहीं माना था, जब उसने कहा था कि पाकिस्तान संयुक्त रहेगा। मान लिया। ठीक है, देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि जून योजना को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए, कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को 1947 को इसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम का रूप दिया गया। 1947 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक के रूप में पेश किया गया। ये लिखिए, पेश किया गया। 14 दिन लगे थे पास होने में। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के रूप में पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को, जिसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में स्वीकृति मिली एवं इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माना गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माना गया एवं
एवं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, यह थी मूल बातें। अब इसका क्या क्या प्रभाव हुआ, इसमें और कौन सी बातें हैं? इसमें एक महत्वपूर्ण बात है अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल को अगली क्लास में लिखवा देंगे, याद रखिएगा, याद दिला देंगे आप लोग। जब संविधान सभा को पढ़ेंगे उस समय अंतरिम मंत्रिमंडल को भी देख लेंगे, ये आगे लिखवा देंगे। इसमें एक और दूसरी बात है, अन्य बातें। तो लिखिए अन्य बातें हेडिंग में, इसी में अन्य बातें। सबसे पहली बात इसमें यह है कि भारत और पाकिस्तान पर से जो ब्रिटिश क्राउन और संसद का अधिकार था, छाया पड़ा हुआ था 200 वर्षों से, वो 15 अगस्त 1947 को पूर्णतः समाप्त हो गया। पहला पॉइंट यही लिखिए, भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार, भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा लिखिए, अपने अपने राज्यों के संबंध में, अपने अपने राज्यों के संबंध में कुछ विषयों पर कानून बनाने का, अपने अपने राज्यों के संबंध में कुछ विषयों पर कानून बनाने का, कानून बनाने का अधिकार दोनों देशों को दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब 47 की एक्ट की और एक विशेषता है। एक वर्ड था जो लंबे समय से प्रयोग किया जा रहा था, भारत का सम्राट। कहा गया कि 47 के अधिनियम के माध्यम से इस शब्द को समाप्त कर दिया गया कि अब भारत का सम्राट जैसा कोई न शब्द रहेगा न कोई पद रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और कहा गया कि भारतीय रियासत या देसी राजाओं के साथ जो संधियां की गई, जो अनुबंध किए गए, जो समझौते किए गए, सबको इस प्रभाव से रद्द माना जाए। आज के बाद कुछ नहीं है, सब कुछ नए सिरे से चलेगा। लिख दीजिए, 1947 के अधिनियम के माध्यम से, 1947 के अधिनियम के माध्यम से भारत का सम्राट जैसा शब्द हटा दिया गया। भारत का सम्राट जैसा शब्द हटा दिया गया, एवं ब्रिटिश सरकार व भारतीय नरेशों के मध्य, ब्रिटिश सरकार वो भारतीय नरेशों के मध्य हुए अनुबंध कौमा संधियां और समझौते को रद्द कर दिया गया। ठीक है, एक और बात इसमें कही गई थी, जो आज के पाकिस्तान का जो एरिया है, यानी जो उस समय उसको दिया गया था कश्मीर विवाद को छोड़कर, कहा गया कि उन प्रांतों को छोड़कर भारत सभी प्रांतों पर कब्जा कर सकता है। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, पाकिस्तान के प्रदेशों ब्रैकेट में
बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कॉमा ब्रैकेट में ही लिखिएगा पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, ब्रैकेट बंद, को छोड़कर भारतीय संघ या हिंदुस्तान, भारतीय संघ या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों को भारत में सम्मिलित किया गया। ठीक है। अब चूंकि देश अभी नाजुक अवस्था में है, जब भी कोई दो राष्ट्र अलग अलग होते हैं अथवा निर्माण होता है, तो ना संविधान बना होता है, न कोई प्रशासनिक नियम कायदे कानून बने होते हैं, न वैदेशिक नीतियां। इस कंडीशन में डर होता है कि जब तक हम कुछ बनाए कहीं और कोई ना आके अटैक कर दे, कोई कब्जा न कर ले आकर। तो ब्रिटिश सरकार ने संसद में इस बात की भी घोषणा करवाई संसद से कि जब दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, तो इनके गवर्नर जनरल्स भी होंगे। तो माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, और दोनों गवर्नर जनरल्स को असीमित पावर दिए गए कुछ समय के लिए, जब तक संविधान बनके तैयार नहीं हो जाता है, ताकि जब संविधान बनके लागू हो जाएगा उसके बाद इनके पावर को समाप्त करके जो देश अपना जिस तरह का शासन चाहे चला सकता है। लिख दीजिए, गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गई, गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गई एवं दो स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, दो स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान बनाए गए, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। ठीक है। इतना याद रहेगा। नोट में लिख दीजिए, स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। अगले चैप्टर का नाम देके छोड़ दीजिए, संविधान सभा। यहां से आपको संविधान काफी आसान लगेगा और यहां से आपको अलग से याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कक्षा के अंदर सारी बातें याद हो जाएंगी।
ब्रिटिश काल का जो विकास है संविधान में, इस विकास को थोड़ा सा ठीक से याद कर लेना है। कुछ है नहीं ज्यादा, शुरू के एक्ट तो काफी आसान है, बीच के जो कुछ एक्ट्स हैं उसमें जो गूढ़ बातें हैं उसको संस्मरण में रखना चाहिए कंसेप्ट के साथ। जब जब कोई पूछे कि द्वैध शासन क्या होता है तो बेहिचक आप कह सकें कि हस्तांतरित और आरक्षित, गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल प्लस मंत्रीगण, ये ऐसे आप कह सकें। ठीक है, कोई पूछे कि किस एक्ट में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख का बजट था, क्या जवाब देंगे? वेरी गुड, 1813। किस एक्ट में पहली बार ऐसा कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा? 33 में। विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना? लॉर्ड माइकाले बना था, इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद की घोषणा किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने। कब की? 58 को। ठीक है, अच्छा उस समय जब वायसराय बना तो वायसराय को कितने लोगों की संख्या का एक परिषद मिला जो उसकी सहायता करेगा? 15 लोगों का मिला था। ठीक है, चाय और चीन को छोड़कर बाकी व्यापार कब समाप्त कर दिया गया अधिकार? 1813 में। 13 में चाय और चीन को छोड़कर पूछे हैं, चाय और चीन बच गया था 13 में। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, टेस्ट में और प्रैक्टिस करेंगे। आज हम एक टेस्ट सीरीज को देखेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। कल से क्लास काफी रोचक रहेगा आपका। यहां से अब का संविधान है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप देश के समस्त बिंदुओं से इस संविधान को जोड़ कर देख पाएंगे। ब्रिटिश भारत भी बहुत बड़ा नहीं था, शायद आज चौथी क्लास होगी मेरे ख्याल से। आज चौथी कक्षा है ना, ये 5वीं है? चौथी कक्षा है, तो 3-4 कक्षाएं लग जाती हैं विस्तार से समझने में। उसको हमने एक बार देख लिया है। सिलेबस आपको जरूर याद होना चाहिए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संघात्मक, परिसंघात्मक, उसके बाद एकात्मक क्या है, अर्धसंघात्मक, क्वासी फेडरल के शब्द, ये क्वासी फेडरल जो केसी व्हीयर के शब्दों में क्या है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। लिंकन की परिभाषा, पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू, इस सब को जिह्वाग्र पर रखिए। अब एक टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं जो शुरुआती क्लास पर आधारित है, उसको आगे बढ़ाते हैं। आपके समक्ष एक टेस्ट सीरीज है। सबको दिख रहा होगा। अब मैं यहां प्रश्न पढ़ता हूं, आप जवाब तैयार रखेंगे। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस तथ्य पर आधारित है? क्या होगा उत्तर? सी नंबर, वेरी गुड। इसका उत्तर होगा, देखिए 4 ऑप्शन है। पहला विकल्प है संविधान लिखित है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, संविधान लिखित है। दूसरा ऑप्शन है यहां मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सही तो सब है। तीसरा है जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। और अगला है यहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रजातंत्र किस पर आधारित है? तो प्रजातंत्र इस पर आधारित है। प्रजातंत्र की परिभाषा क्या लिखवाए थे कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है। तो लिंकन को यहां याद कर लेंगे और सी को यहां पर टिक कर देंगे, सही माना जाएगा उसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कथन वाला क्वेश्चन आ गया है। हाँ, कहा जाए। यहां प्रजातंत्र की विशेषता नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो देखिए। पूछ रहा है कि प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से प्रजातंत्र की विशेषता बताइए। क्वेश्चन को समझना है। तो तथ्य का क्या मतलब है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है जनमत, कभी नहीं भूलेंगे, लिंकन की परिभाषा। ठीक है, यदि ये पूछता कि किस तथ्य पर, किस विशेषता पर आधारित है, तो विशेषता में फिर क्या हो जाता है, ए, बी और डी तीनों हो जाता। संविधान की कुल 17 विशेषताओं में ये तीनों विशेषताएं आती हैं। लेकिन जनमत क्या है, तथ्य है, आधार है उसका, उसी उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। पहला है सरकार राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। अब देखिए मूर्त अमूर्त की अवधारणा मैंने आप सभी को पढ़ाई थी, सबको याद होगा। अपने अपने अवधारणा को आप मन ही मन याद रखिए। पहला है कि राज्य, सरकार राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। दूसरा, राज्य से अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना से है। और तीसरा, राज्य एक मूर्त धारणा है। अब आप लोग बताएंगे क्या क्या सही है। एक और दो, और किसी का उत्तर? दो और तीन, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई उत्तर है अपने अपने हिसाब से? एक और दो। चलिए विचार करते हैं। सरकार राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, लिखवा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सही है। राज्य से अभिप्राय किसी राज्य की राजनीतिक संरचना से है, बिल्कुल है। राज्य के 4 तत्व हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, तो राजनीतिक है। तीसरा है राज्य एक मूर्त है, नहीं है, राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। लेकिन सरकार क्या है? मूर्त अवधारणा है, व्यवहारिक अवधारणा है। तो मूर्त आपको दे दिया, व्यवहारिक लिखकर। हाँ विष्णु जी, कहा जाए। सबसे पहला क्लास को एक बार दोबारा से देख लीजिए, उसमें सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हैं कि राज्य जो है वो अमूर्त है, सरकार व्यवहारिक और मूर्त है। ये लाइंस याद रह जाएंगे तो प्रश्न नहीं गलत होंगे, बस याद रहना चाहिए। तो इसका कोई बात नहीं, उसको एक बार देख लीजिए। तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सी व्यवस्था अविनाशी राज्य का अविनाशी संगठन कहा जाएगा? कौन बताएंगे? संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, वेरी गुड। हमने देखा कि जो परिसंघात्मक है उसमें राज्य अमर है, केंद्र 0 है। जो संघात्मक है उसमें दोनों का अस्तित्व है, और जो एकात्मक है उसमें क्या है? राज्य विनाशी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, संघात्मक। वैसे ये भूला जाता है कई बार, तो इसको देखते रहिएगा, अभी तो सबको याद है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, तो राज्य अविनाशी और केंद्र विनाशी, क्या होगा? परिसंघात्मक हो जाएगा। ये राज्य अमर है, केंद्र 0 है, परिसंघात्मक। 5वां क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन उस तरफ है। वह राजनैतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर डिपेंड करता है। दोबारा से पढ़ लीजिए इस लाइन को, फिर मैं आगे स्लाइड लगाता हूं। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे उसका ऑप्शन। पढ़ लिया? अब बताइए कौन सी व्यवस्था है? वेरी गुड, एकात्मक। अब ये देखिए कौन सी व्यवस्था, ये नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था। वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ पर डिपेंड है, यानी जो केंद्र चाहेगा वो होगा, राज्य का कुछ नहीं चलेगा। एकात्मक, इंग्लैंड और फ्रांस याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय प्रणाली का गुण नहीं है? सबसे पहले तो कोई ये बताएं कि अध्यक्षीय प्रणाली किस देश में लागू है, इसका जवाब दीजिए। अमेरिका में है, वेरी गुड। अब उसके आधार पर सोच के देखिए क्या हो सकता है जो नहीं है। कौन सा नहीं है? डी नंबर, वेरी गुड। पहला है विशेषज्ञों की भूमिका। तो मैंने बताया था कि जब राष्ट्रपति के हाथ में या प्रेसिडेंट के हाथ में पूरा पावर होगा तो विशेषज्ञ की भूमिका होगी। कॉपी देख सकते हो, उसमें अन्य बातें एक पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है। इसमें विशेषज्ञों की, विद्वानों की भूमिका होती है। शक्ति पृथक्करण का नियंत्रण और संतुलन का प्रभावी ढंग से पाया जाना, बिल्कुल है, क्योंकि जब राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होगा तो उसे निर्णय लेने में किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो संघात्मक है, खास करके जो संसदीय है, संसदीय में ये दिक्कत है, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही बनी है, ये बताए थे, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ठीक है। त्वरित निर्णय बिल्कुल है। आज अमेरिका को देखिए, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय बड़े समझौते करने पड़ते हैं या कोई त्वरित निर्णय लेना पड़ता है, जैसे भी ईरान के संदर्भ में देखिएगा, तो सोचा भी नहीं, उसने क्विक ले लिया।
दैनिक उत्तरदायित्व ये नहीं होगा, ये अन्य ऑप्शन है, इसका कोई मतलब नहीं है यहां। अगला क्वेश्चन, कौन सा संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है? ये तो कोई देख के बता सकता है, क्या होगा? डी नंबर होगा। भारत में संसदीय है, क्या संसदीय में राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है? कभी नहीं। संसदीय में वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, याद रहेगा। अवशिष्ट शक्तियां पीएम के हाथ में होती है, कार्यपालिका के हाथ में होती है। तो ये गलत है, साफ गलत है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, राजा जैसे इंग्लैंड का राजा है तो नाम मात्र का प्रधान है, ठीक है। बाकी तीन ठीक है। राज्य के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? कूट के आधार पर बताइए। इसमें सजा के देख लीजिए क्या हो सकता है और फिर मुझे बताइए। डी, ए, बी, सी, डी, क्या होगा? ए होगा। अच्छा, है तो चारों सब में। ये अनिवार्य तत्व को क्रम में लगाने के लिए कह रहा है कि पहले क्या महत्वपूर्ण है और बाद में क्या महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर। कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा नहीं है? चलिए एक बार देखते हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, ठीक है, होगा ही नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, सब में तीन, इसमें चार है, डी ही हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर ऑप्शन से क्लियर है, केवल डी उत्तर हो सकता है, बाकी कोई उत्तर नहीं हो सकता। चारों तत्व चाहिए, ठीक है। सजाने वाला लगता था लेकिन सजाने वाला नहीं है। सजाने वाला इसलिए नहीं है कि चारों जब सब में होता तो वरीयता सजा के दिखा सकते थे, लेकिन वरीयता तो है नहीं, छोड़ दीजिए। भूभाग, जनसंख्या, सरकार संप्रभुता नहीं है तो छोड़ दीजिए, डी उत्तर हो जाएगा। डी में चारों तत्व हैं। 9, भारत में लोकतंत्र कैसा है? बहुदलीय, वेरी गुड। लोकतंत्र जनता का, ये तो कोई बता सकते हैं, लिंकन, ठीक है। तो ये जो आपने सबसे पहला अध्याय पढ़ा था उसके आधार पर एक टेस्ट सीरीज था। आगे जाकर लगभग 50 से 60 प्रश्नों का अगला टेस्ट सीरीज आएगा संविधान में, उसको भी हम बनाएंगे। आज मैं थोड़ा पहले ही क्लास की समाप्ति कर रहा हूं। कल हम संविधान सभा से शुरू करेंगे। क्लास कोई भी एब्सेंट नहीं करेंगे कल से। कल से एक एक क्लास परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो ये भी काफी महत्वपूर्ण। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे संविधान का हिस्सा, वो आज के वर्तमान स्वरूप से मैच करेगा, वर्तमान स्वरूप को दिखाएगा। तो आपको काफी उसमें ध्यान देना चाहिए और याद करना चाहिए उसे। शुभ रात्रि, धन्यवाद। ठीक है, भेज देते हैं अभी अभी, जैसे आपने कहा तो अभी के अभी भेज देते हैं, याद रह जाएगा, वरना बाद में। ये आपके ग्रुप में चला गया है, ठीक है, धन्यवाद।